नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आपको पहले से बताया गया है कि ये सेशन स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के पेरेंट्स हों। इस सेशन को रखने के पीछे दो तीन वजह हैं। पहली वजह तो ये है, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बहुत दिनों से कह रहे थे सर कैसे किसी बच्चे को अपने बच्चे को कॉलेज में डालें, कैसे स्कूलिंग कराएं, कैसे क्या कराएं, किस चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे क्या करें। दूसरा कि आजकल जो हम देखते हैं कि एजुकेशन के लेवल पर बच्चों का जो क्राइटेरिया है एकेडमिक लेवल का, वो डाउन हो रहा है। ये पहला सेशन है पेरेंट्स के लिए। दूसरा सेशन टीचर्स के लिए होगा। तीसरा सेशन स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो इस सेशन में हम बात करेंगे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी तालीम ले, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से सेटल हो। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो गलती करते हैं या वो उस बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पूरे सेशन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट्स में हम करेंगे प्राइमरी लेवल, यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी इंक्लूडेड होगा। दूसरे सेक्शन में हम करेंगे 6 to 12 क्लास के पेरेंट्स के लिए, मतलब जिनके बच्चे 6 to 12 क्लास के लिए हैं। और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा 12+2 ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी सेक्शन पे। नॉर्मली अप्रैल आने वाला है, बहुत सारे स्कूल्स अपनी सारी खूबसूरतियों के साथ, अपने सारे फीचर्स के साथ, अपने सारे क्वालिटीज के साथ विज्ञापन देंगे। और अगर आप केवल विज्ञापन देख के ही बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी, प्री प्राइमरी या नर्सरी, इनका मतलब है कि आपके बच्चे की नर्चरिंग हो। और आपके बच्चे की नर्चरिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से होनी चाहिए। तो जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं प्री प्राइमरी, नर्सरी, प्राइमरी, किसी भी स्कूल में, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिस एम्बियंस में बच्चा जा रहा है, विज्ञापन में सब अच्छा ही देते हैं, विज्ञापन में बुराई कोई नहीं बताता। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा जिस एम्बियंस में जा रहा है वो एम्बियंस आपके बच्चे के लिए प्रेफरेबल है या नहीं। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी होगी, क्या उस स्कूल में टीचर्स पर्याप्त हैं, स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो पर्याप्त है। अगली चीज आपको ध्यान देनी हो कि अगर टीचर्स पर्याप्त हैं, नंबर ऑफ टीचर्स इनफ हैं, तो क्या वो टीचर्स उस लेवल के बच्चे को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड हैं। जो बच्चे नर्सरी के टीचर्स को, जो टीचर्स नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो वेल एजुकेटेड हैं उस कॉलेज से, एंटिटी जहाँ पे होती है, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अगर आप प्राइमरी लेवल में बच्चे को डाल रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या वहाँ के टीचर्स प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड हैं। क्योंकि वहाँ पर बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके का डेवलपमेंट जब भी होगा जब आपके बच्चे की साइकोलॉजी समझने वाला टीचर होगा। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी हम क्या होता है स्टेटस को में हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, हमारे पड़ोसी का बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हम भी कराएंगे। लेकिन हमारी जेब गवारा नहीं हो रही होती है, जेब गवाही नहीं दे रही होती है कि हम इतने महंगे स्कूल को अफोर्ड कर पाए। तो जब आप ये डिसीजन ले रहे हो तब आप ये सोचें कि रियल में भाई कितना भी अच्छा स्कूल होगा,
कितनी भी महंगी फीस वाला स्कूल होगा, एक प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे को क्या से क्या सिखा देगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिसकी वो फीस ले रहा है। और जितनी फीस ले रहा है उस फीस के बदले में आपको उतनी काबिलियत दे रहा है आपके बच्चे को, ये आपको देखना होगा। तो मेन चीज क्या है, हमको प्राइमरी प्री प्राइमरी में स्टेटस को में नहीं फंसना है। हमको क्यों नहीं फंसना है, वो इसलिए नहीं फंसना है क्योंकि जब 12th के बाद बच्चा मेन डिसीजन ले रहा होता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना, तब वहां पर इकोनॉमिक डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर आप उस वक्त में उसकी इकोनॉमिक डिमांड पूरी नहीं करेंगे जहां पे उसका रियल करियर डिसाइड होना है, तो स्टार्टिंग में आपने कितना भी इकोनॉमिकली उस एक्सपेंस किया हो, कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाया हो, वो उतना मायने नहीं रखेगा। अगली चीज जो पेरेंट्स को प्री प्राइमरी और प्राइमरी के पेरेंट्स को ध्यान देनी है वो ये देनी है, नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स ने बच्चे को भेज दिया प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल में, अब वो ये चाहता है कि शाम को बच्चा जब घर पे आए तो उसकी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा हो और बच्चे ने कुछ लिखा हो। ये आपका मानना, ये आपकी फिलॉसफी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई जो लर्निंग एजुकेशन साइकोलॉजी है उसमें सुनना सबसे पहली चीज़ है, बोलना दूसरी चीज़ है, पढ़ना तीसरी चीज़ है और लिखना सबसे अंतिम पायदान है उस सीखने के क्रम का। तो आप ये देखिए कि आपके बच्चे में स्टार्टिंग की 3 चीज़ें उस स्कूल में डालने से अपग्रेड हुई हैं या नहीं हुई। आई होप सो कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आता है एक बहुत बड़ा सेक्शन 6 to 12 क्लास का। 6 to 12 क्लास में बच्चा भी उस एज को टच कर रहा होता है जहाँ पे वो थोड़े से हवा के बहाव में अच्छा बन सकता है, थोड़े से हवा के बहाव में बहुत खराब बन सकता है। तो यहां पर पहली गलती है आप क्या करते हैं और कर रहे हैं कि उन्होंने एक नाम सुन लिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। भाई महानगरों में, मेट्रो सिटीज में इंग्लिश मीडियम का इसलिए क्रेज था कि वहां पर फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, वहां पर बहुत सारे कॉल सेंटर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जहां पर इंग्लिश की नीड होती है। तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश को चीजों को अपनाया। अब आपका बच्चा एक गांव या शहर में रह के केवल इंग्लिश मीडियम से उसका बेड़ा पार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। वो इसलिए नहीं होगा, केवल अगर उसको आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो पहली बात ये देखिए ना कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम की चीजों को समझने के लिए, परखने के लिए उतना एलिजिबल, काबिल है या नहीं है, या वो पीछे बच्चों में बैक में रहेगा हमेशा। दूसरी चीज, इंग्लिश मीडियम होना ही बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जो क्राइटेरिया है, वहां के टीचर्स जिनको अभी खुद इंग्लिश नहीं आती है, वहां पे आप इंग्लिश मीडियम के ठप्पे के साथ बच्चे को भेजेंगे? या आप किसी पड़ोसी के बच्चे को देख के भेजते हैं कि हाँ मैं भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजूंगा या भेजूंगी? तो ये भी गलत बात है। आप अपने बच्चे को देखिए, बच्चे को परखिए कि हाँ क्या आपका बच्चा इसके लिए काबिल है, इंग्लिश मीडियम के स्टेटस को झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। भाई फिर क्या फायदा हुआ? अब मैं ऐसा देखता हूं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चे जिनकी ना तो इंग्लिश अच्छी है और ऊपर से हिंदी भी खराब है, तो क्या बचा बच्चे के पास? तो ये बात ऑब्जर्व करिए आप। दूसरी बात, 6 to 12 क्लास के बच्चों के पेरेंट्स जो है उनको ध्यान में देनी होगी कि स्कूल में जो आपका एनवायरनमेंट है, स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के साथी हैं, क्या आपके बच्चे के डायनेमिक डेवलपमेंट में, सर्वांगीण विकास में सहयोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो क्रॉस चेक करिए। कैसे करेंगे?
उस स्कूल के पूर्व छात्रों से, परिचित छात्रों से, स्कूल के बाहर मिलिए, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन मत करिए कि तुम्हारा स्कूल खराब है कि अच्छा है। ऑब्वियसली बात है, ये इंसान का ईगो हर्ट करता है, वो अपनी चीज़ को खराब नहीं बताता कभी, भले कितनी भी खराबी में पड़ा हो। तो उससे घुमा फिरा के चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तो आप उस सच्चाई की तह तक पहुंच पाएंगे। भाई जब हम और आप किसी को 1 रुपए बेफजूल में नहीं देते हैं, तो हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों को कैसे सौंप सकते हैं जो हमारे बच्चे का उद्धार नहीं कर रहे हैं या उद्धार करने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमको एज ए पेरेंट समझदार होना पड़ेगा। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि स्कूल जितनी फीस ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको उतनी क्वालिटी दे रहे हैं, एकेडमिक क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट की क्वालिटी दे रहे हैं क्या बच्चों को? क्या वहां के शिक्षक आपके बच्चे के मनोविज्ञान को समझते हैं? वहां पर आपसे बहुत सारी फीस ली जा रही है, लाइब्रेरी के नाम पे, गेम्स के नाम पे, कंप्यूटर लैब के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम पे। जिस जिस नाम से फीस ली जा रही है, क्या उस सेक्शन के बच्चों को, उस सेक्शन में आपके बच्चे को कोई स्किल सिखाई जा रही है जो उसकी लाइफ में करियर को अपबिल्ड करे, अपलिफ्ट करे? ये आपको सोचना होगा एज ए पेरेंट। और स्कूल्स में बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, वहां पर भी एक अलग गेम चलता है। मेरे से बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं, जैसे मान लो 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 बच्चों में 2 बच्चों का बहुत अच्छा बना था, लेकिन उसके जो निर्णायक मंडल के लोग थे उसके फेवर में कोई नहीं था। फेवर का मतलब है या तो वो उससे कोचिंग नहीं पढ़ता था, या वो किसी मैनेजमेंट के रिलेटिव में नहीं था, रिलेशन में नहीं था, तो उसको हम डाउन कर देते हैं, भले उसकी उस कंपटीशन में उसकी स्किल बहुत अच्छी रही हो। ऐसा स्कूल्स करते हैं। फिर वो बच्चा बड़ी आत्मग्लानि से बताता है कि सर क्या किया जाए, मैम क्या किया जाए, ये उनके ये रिलेटिव थे इसलिए क्या है। फिर वो जिंदगी में अपने सोच बना लेता है कि भाई बड़े लिंक्स होना ही बड़ी बात है, क्वालिटी गेन करने से, स्किल गेन करने से कुछ नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक उसकी जिंदगी में आगे बढ़ते 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 बनता है। अगली बात जो 6 to 12 के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है, क्या स्कूल्स आपके बच्चे को करियर गाइडेंस दे रहे हैं? मैं अभी तक कम से कम 100 स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया गया हूं, तो वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया है 90% स्कूल्स में करियर गाइडेंस नहीं दी जा रही है। बच्चे को 12 तक आते आते भी नहीं पता है कि उसको कहाँ पे कैसे क्या करियर करना है, कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, किस सब्जेक्ट को लेने से कौन सा एग्जाम दे सकता है, नहीं पता है उसको। तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज पेरेंट्स कि स्कूल्स को हम इस बात के लिए कंपेल करें कि वो करियर गाइडेंस बच्चों की एक क्वालिटी लेवल पे करवाएं। अगली बात मैं आपको एक पीछे बैकअप इसी साल की कहानी से बताता हूँ। मैं 12th के बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, बच्चों को, तो उन्होंने मेरे पास मैसेज भिजवाया कि सर मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, मैंने कहा मिलता हूँ मैं उनसे मिला। और अगले 1 महीने में, आज बच्चे हमसे कह रहे हैं मिलने के लिए, अगले महीने बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम शुरू और बच्चे कह रहे हैं सर मैं मर जाऊँ क्या? मैंने कहा भाई क्या हो गया बताओ, तो शांति से सब्र करके बताओ। तो वो कहते हैं कि सर हमारे पापा मम्मी कह रहे हैं इतने नंबर नहीं आए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने अच्छा, और स्कूल्स में टीचर साल भर टिकते नहीं हैं, हमारा सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, तो हम इतने नंबर कैसे ले आए? प्रेशर स्कूल्स में हम कहते हैं कि भाई हमारे पास टीचर लाओ, तो हमारे पर प्रेशर बनाते हैं, प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे। भाई प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी। पेरेंट्स भी क्या कह देते हैं बच्चों से, अरे तुमको ही लगता है ऐसा, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको, बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं? भाई ये आपकी मिस्टेक है, बच्चा आपका है,
आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाहर वाला ध्यान नहीं देगा आके। तो आपका बच्चा आपसे कोई चीज कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उस बच्चे को ध्यान से सुनिए। उस उम्र का बच्चा चाहता है कि मुझको सुना जाए, मेरी समस्याओं का समाधान दिया जाए। आप नहीं देंगे तो वो कहीं ऐसी जगह से खोजेगा जहां उसको गलत समाधान मिलेगा। उसका भी हर्जाना एज ए पेरेंट्स आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो टीचर्स धमकी देते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स की, मैनेजमेंट का अपना एक अलग इंटरेस्ट है, मनी, और पेरेंट्स कह रहे हैं ऐसा करना ही करना है। तो मैं आपसे भी ये बात कहता हूँ और बच्चों से भी ये बात कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिकल में 50% से कम दे नहीं सकता। अगर मान लो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आपको 15 नंबर मिल गए। आपके 70 नंबर के थ्योरी के पेपर में अगर आप अपनी मेहनत से, क्वालिटी एजुकेशन से अगर आप 60 नंबर ले आए तो कितने हो गए? 60 10 70 5 75 नंबर हो गया। अगर मान लो आप प्रैक्टिकल के मार्क्स की डर की वजह से अपनी फाउंडेशन, आपका बच्चा अपनी फाउंडेशन कमजोर करता रहा तो क्या होगा? तो वो थ्योरी में तो 30 में से 30 ले आएगा और प्रैक्टिकल में तो 30 में से 30 ले आएगा, और थ्योरी में उसके मार्क्स 70 में से 40 45 रह जाएंगे, तब भी तो 75 हुई ना। लेकिन प्रैक्टिकल में 30 में से 30 किसी बोझे को ढोद कर लाने से अच्छा है एक बार एकदम रिबल तरीके से क्वालिटी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स भी पहल करें और बच्चे भी मिलकर पहल करें, तो बच्चा अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ले जाएगा। भी आजकल जो कोटा और वहाँ की कोचिंग इंडस्ट्रीज के जो इलाके हैं वहाँ पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि भाई बच्चा स्कूलिंग से जब गया उसकी फाउंडेशन मजबूत थी नहीं, इतनी मजबूत नहीं थी वो कोचिंग की चीज़ें पकड़ सके या कोचिंग का सिलेबस पकड़ सके। अब वहाँ पर तो ये मान के चलते हैं कि भाई आपका फाउंडेशन क्लियर है तो आप कंपटीशन की चीज़ों का पकड़ ले जाएंगे। लेकिन भाई आपने देखा ही नहीं, कभी बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया 12th तक कि उसकी फाउंडेशन कमजोर हो रही है, मजबूत हो रही है। तो फिर तो बच्चा स्ट्रेस और स्ट्रेन में आके सुसाइड करता ही। तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपके पेरेंट, आपके स्कूल्स बच्चे को खोखला कर रहे हैं या मजबूत बना रहे हैं। अगली बात, स्कूल्स ने एक ऐसा माहौल बना रखा है या एक ऐसा फेक ऑरा क्रिएट कर रखा है जैसे पेरेंट्स प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं तो प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो बहुत बिजी है। क्यों? अगर मैं तुरंत मिल लूंगा तो इतने बड़े स्कूल का नाम है तो मतलब मेरी इज्जत का क्या कर दो। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, ये आखिर स्कूल्स करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं कि उसके अंदर का खोखलापन बाहर ना आ जाए। अगर आप स्कूल के अंदर तक एंट्री करके सारी चीजें देख आए तो स्कूल से जो हाइप बनाई हुई है खोखले तरीके से वो निकल के बाहर आ जाएगी। मेन वजह ये है स्कूल्स इसलिए आपको अंदर नहीं आने देते, इसलिए आपसे नहीं मिलते हैं। और आप भी क्या करते हो ना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गए, चाय पानी करके चले आए। एक और चीज बताता हूं आपको, 6th to 12th क्लास के स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या हो रहा है। ये बहुत कॉमन चीजें निकल के आई, मैं वही चीज बता रहा हूं आपको और इसका समाधान भी बता रहा हूं। अभी क्या है, जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो अगले महीने यूनिट टेस्ट होना है लास्ट में 25-30 तारीख को जब भी होना है, या प्री बोर्ड होना है, हाफ ईयरली होना है, एनुअल एग्जाम होना है, तो टीचर क्या करता है, पेपर से जस्ट 3-4 दिन पहले वो क्लास में ही एक प्रैक्टिस सेट करवाता है, प्रैक्टिस के लिए करवाता है, उसका कहना है ऐसा। और उस प्रैक्टिस में क्या करता है, बच्चों को वही क्वेश्चन के जो पेपर्स में उसने दे रखे हैं वही क्वेश्चन दे देता है। जब वही क्वेश्चन दे देता है तो वही बच्चे, और हिंट भी दे देता है, इसी में से आएगा। अब
बच्चे ने वो क्वेश्चंस तैयार कर लिए, उसके 100 में से 80-90 नंबर आ गए। टीचर ने ये काम इसलिए किया कि उसको अपनी नौकरी बचानी है प्राइवेट संस्था में, या गवर्नमेंट संस्था में उसको अपनी इज्जत बचानी है। अगर रिजल्ट खराब रहेगा तो मैनेजमेंट कहेगा कि भाई नहीं, आप अच्छा काम नहीं कर जाइए। पेरेंट्स इसलिए खुश हो गए उनके बच्चे के 80-90% आ गए। लेकिन फिर वही बात, लेकिन आपका बच्चा तो खोखला हो रहा है, वो फ्यूचर में किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के काबिल ही नहीं बच रहा है। हो जाइए खुश आप 6, 9, 10, 11, 12 में मार्क्स को देख के। तो मार्क्स इज नॉट ए बिग थिंग। बच्चा लर्न क्या कर रहा है, स्किल क्या गेन कर रहा है, उसने टेक्निकली क्या गेन किया है, तो क्या समझा है, क्या कोई बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, हमको ये देखना पड़ेगा। अगली कहानी आती है तीसरा सेक्शन, 12th पास, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का। आपका बच्चा जब 12th पास कर रहा है तो आपने क्या इस बात का मूल्यांकन किया कि आपका बच्चा जो 6-7 सालों में एक ही स्कूल में रहा, क्या उस स्कूल ने आपके बच्चे की एक्सपर्टीज को पकड़ा कि हाँ बच्चा ये खेलने में अच्छा है, ये इस सेक्टर में अच्छा है, ये टेक्निकल चीजों में अच्छा है? पकड़ा? नहीं पकड़ा। क्या स्कूल्स ने करियर गाइडेंस करवाई ताकि बच्चा 12th के बाद एक क्लियर कट ऑप्शन के साथ बाहर आता, भेड़ चाल में नहीं चलता? क्या स्कूल्स ने बच्चे को स्किल्स सिखाए? क्या स्कूल्स ने बच्चे को वैल्यूज सिखाई? क्या स्कूल्स ने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी जिसका फाउंडेशन मजबूत किया? तो फिर आप नहीं किया तो आपने स्कूल में बच्चे को भेजा क्यों था? इस बात को चेक करने के लिए ना आपको रेगुलर वॉच करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और पेरेंटिंग ऑटोमेटिक नहीं होती है, पेरेंटिंग भी सीखनी पड़ती है। और जब तक आप ये ऑब्जर्व करना सीखेंगे नहीं तब तक आप ये कर नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको व्हाट्सएप रील से बाहर निकलना पड़ेगा, व्हाट्सएप की फेक न्यूज से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको पेरेंटिंग सर्च करनी पड़ेगी, पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंटिंग ऐसा नहीं है कि मतलब आप माँ बाप बन गए तो पेरेंटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, नहीं। 12th करने के बाद क्या होता है, या तो आप अपनी आर्थिक मजबूरियों से बच्चे को बच्चे का करियर, बच्चे के चॉइस से चुनने नहीं देते, या आप सोसाइटी के प्रेशर में आके उसको उसके चॉइस का करियर चुनने नहीं देते, या आप अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण कि हाँ ऐसा होता रहा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस रूढ़िवादी सोच के कारण अपने बच्चे को मॉडर्न थिंकिंग करियर चूज करने नहीं देते। जब आप अपने बच्चे को उसकी चॉइस का करियर चूज नहीं करने देंगे तो वो अपनी चॉइस का काम पूरे परफेक्शन के साथ कर भी नहीं सकता, न कर पाएगा। फिर आप कहते हैं बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, बच्चा जो करना चाहता था वो आपने करवाया नहीं। तो इसलिए बच्चे के करियर सिलेक्शन में आप बाधा मत बनिए, रोकिए नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए आप ऐसा करो, बल्कि आप बच्चे, अगर आपको उस फील्ड की जानकारी नहीं है, किसी एक्सपर्ट करियर काउंसलर के साथ आप भी जाइए, बैठिए, बच्चे को लेके जाइए, पूरे डिस्कशन करिए, फिर उस पर जो समाधान निकलता है उसको स्किल और नॉलेज कहाँ से आएगी, बेस्ट ऑप्शंस क्या है उसके, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन पे काम करिए। तो आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, सोसाइटी में भी एक सुधार आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करेगा, उलझुल काम करेगा, फालतू के काम करना शुरू कर देगा, उसका भी हर जाना एज ए पेरेंट्स आपको भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि आपके वक्त में जो करियर ऑप्शंस नहीं थे वो करियर ऑप्शंस आज हैं। और अगर आप उन करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते हैं तो जो बंदा, जो एक्सपर्ट बंदा उस फील्ड के बारे में जानता है, उससे कंसल्ट करिए, उससे बात करिए, उससे डिस्कस करिए। क्योंकि आपका काम बच्चे के करियर को रोकना नहीं है। अगला पॉइंट, बच्चे को फिनेंशियल एजुकेशन सिखाइए। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है, बच्चा कॉमर्स भी पढ़ता है लेकिन उसको फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाया जाता है। उसको डेबिट क्रेडिट तो सिखा देंगे लेकिन हाउ फाइनेंस वर्क्स ये नहीं सिखाता है। इसीलिए आप फॉरेन में देखेंगे वहां पर लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे बनते हैं और बेसिक से बनते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे टिम्बरनली हो, कोई भी हो। तो हमको ये भी सिखाना पड़ेगा बच्चे को। इसके बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन हमने अपनी ये डिमांड कभी रखी ही नहीं कॉलेजेस स्कूल्स के पास। और जब हमने रखी नहीं तो उन्होंने अपने प्रॉफिट, जबकि एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, तो स्कूल्स और कॉलेजेस ने उन सारी चीज़ों को अपने प्रॉफिट में डाल दिया, क्योंकि हमने उन पर कभी डिमांड नहीं रेज की कि ऐसा भी करिए, हमारे बच्चों को सिखाइए। तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ शिष्टाचार सिखाइए। और शिष्टाचार का मतलब केवल पैर छूना नहीं होता है, शिष्टाचार का मतलब डब्बू बनना नहीं होता है, शिष्टाचार का मतलब गलत बातों को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। शिष्टाचार, सभ्यता, शालीनता, हाउ टू रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मोर, रिएक्ट लेस। तो ये सिखाइए और ये हमारे आपके एक्शंस को देख के बच्चा सीखता है। फाइनली एज ए पेरेंट्स मेरी आपको एक ही सलाह होगी कि एक अभिभावक के रूप में अपनी पुरानी सोच को तोड़ने के लिए, सोच वक्त के साथ बदल जाती है भाई, रामायण हो चाहे महाभारत, तो सब में चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो हमें अपनी सोच को रिवाइव करने के लिए, निगेटिविटी को हटाने के लिए, व्हाट्सएप के स्टेटस से बाहर आने के लिए, इंस्टा और फेसबुक की रील से बाहर आने के लिए आप पर डे कोई ना कोई मोटिवेशनल बुक पढ़िए, कोई ना कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, कोई ना कोई पेरेंटिंग की बुक पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, मोटिवेशनल पेरेंटिंग की स्टोरीज पढ़िए, नई वैल्यूज सीखिए, नई स्किल्स सीखिए। तो जब आप सीखेंगे आपको देख के आपका बच्चा भी सीखेगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं एज ए पेरेंट्स आपसे कि आपने अपने करियर में सेटल होने के बाद कितनी किताबें पढ़ी, अपने आप से पूछिएगा। और अगर आपने 10 किताबें भी पढ़ी हैं तो आप हकदार हैं अपने बच्चों से कहने के लिए कि बेटा पढ़ो, क्योंकि एज ए पेरेंट्स उसने आपको पढ़ते हुए देखा ही नहीं कभी। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। अप्रैल का महीना आ रहा है, अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम, अच्छा फाउंडेशन, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ देने के लिए आप इन सब चीज़ों के बारे में विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी ईगो सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगर आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं, आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर देने की हर संभव कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।